चुनाव आयोग जो मोदी जी के गोद में बैठ करके अपनी सारी फरमान लागू करते हैं, ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा है। ये जानना है बीएलओ वाकई घर घर पहुंचकर लोगों से डॉक्यूमेंट लेकर क्या उन लोगों ने ये काम कर दिया? चूंकि कई पत्रकार बिहार में पहुंचे थे और उन्होंने कई सच्चाई दिखाने की कोशिश की, उन पर एफआईआर वगैरह। मैं अपने एरिया की क्षेत्र की बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला मैंने, कहता है कि सर बीएलओ साहब कहे कि कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ फॉर्म भर के दे दीजिए, आपका नाम हो जाएगा। तब बीएलओ किस मानसिकता से ये काम कर रहे हैं कि लोगों से खाली फॉर्म भरवा रहे हैं? वो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है आप लोगों की साठगांठ है। स्वागत है इनकलाब हिंदी में। मैं कामरान सैफ। बिहार में विधानसभा का चुनाव काफ़ी करीब है और चुनावी हलचल और गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसमें एक मुद्दा जो बिहार में अभी बहुत ज़्यादा जो मुद्दा सबसे ज़्यादा उछल रहा है वो ये है एसआईआर को लेकर। बिहार में एसआईआर को लेकर बिहार विधानसभा में भी जो विपक्षी दल के नेता थे वो तमाम नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना कर रहे थे। इसी तरह दिल्ली पार्लियामेंट में भी एसआईआर को लेकर बातचीत हो रही थी और इसमें जो विपक्षी दल के जो नेता हैं राहुल गांधी है और तमाम तर, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तमाम तर जो बड़े नेता है वो पार्लियामेंट के बाहर एसआईआर के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आखिर जानना ये बेहद ज़रूरी है कि आखिर एसआईआर का जो मामला है वो ग्राउंड पर कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं शमीम साहब, जो कि कांग्रेस के दरभंगा से आप जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पूर्व में, और इन दिनों जाले विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं और लगातार ग्राउंड पे भी हैं और इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं कि एसआईआर का कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईआर को लेके जो इलेक्शन कमीशन जो अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन से पहले लेकर आ रहे हैं, जिसका डेडलाइन भी ख़त्म हो गया है और 25 तारीख को, और कल सुनवाई भी है। तो क्या है एसआईआर? देखिए, हम लोग जहाँ से आते हैं बिहार से, वो एक अति पिछड़ा राज्य है और वहाँ जो शिक्षा के मामले में बिहार अभी भी जो गांव का देहात का इलाका है, वहाँ शिक्षा बहुत कम है, शिक्षित ज़्यादा है। मुझे कहने में इस बात को कोई गुरेज नहीं है कि आज भी बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है। अभी जो सरकार एसआईआर लेकर आई है, उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो गांव की, चूँकि मैक्सिमम आबादी आपको पता ही है कि हम लोग कृषि प्रधान राज्य हमारा है और ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। और इस महीने में पंजाब में भी खेती होती है। वहाँ के ज़्यादातर मजदूर पंजाब पलायन करके अपनी रोजी रोटी के तलाश में जो सो आए हुए हैं। अब ये बताइए कि जिस तरह से इन्होंने गाइडलाइन कर दिया कि भाई 25 तारीख तक आपको सारे पेपर्स जमा करने हैं। अरे भाई 25 तारीख में लोग कमाने गया है, जहाँ धान रोपाई करने गया है पंजाब में, वो कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ चूँकि पंजाब वगैरह में क्या मामला है पंजाब लेबरों का कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों को क्या होता है कि इकट्ठा पैसा देता है, वो काम छोड़ के भी नहीं आ सकता है, फिर उसके सारे पैसे मर जाएंगे। इस हालात में सरकार को चाहिए था या तो इससे पहले फरवरी में जो हुआ था उसी टाइम में कह देता। ये उस टाइम में मैक्सिमम ज़्यादा तो लोग घर पे रहते थे, तो उस टाइम में होता तो जिनको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता वो अपना करते। और सबसे बड़ी बात एक अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कह रहे हैं कि 2003 में कि वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसको कोई फॉर्म अलग से देने की जरूरत नहीं है, वो अटैच करके दे दीजिए। इस बात को चलिए ठीक है, मानता हूँ। लेकिन जिसकी पैदाइश 1987 और 2004 के बीच में है, उसमें आपने ये ऐड कर दिया है कि वो तो 2003 वाली तो लगाइए ही अपने फादर का वोट दे करके, उसके साथ साथ या तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगाइए या उसके सब कच्छ का जो है सो सर्टिफिकेट लगा दिए। अब एक बात बताइए, जो बिहार में जहाँ दलित परिवार ज़्यादा है, मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है और अति पिछड़ा भी बहुत ज़्यादा है, जो कम पढ़ा लिखा है और बहुत ज़्यादा नगण्य भी है, वो कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? फिर आपने ऑप्शन रखा कि नहीं आप आवासीय पहचान प्रमाण पत्र दे दीजिए। अब अगर आप ब्लॉक में जाते हैं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो वो आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहता है कि नहीं आप आधार कार्ड जो है सो आप ला करके दिए तब आपका आवासीय बनाएंगे। अरे भाई, अगर आपको आधार कार्ड से ही आवासीय बनाना है और आवासीय प्रमाण पत्र को अगर वैलिड करना था तो सिर्फ आधार कार्ड को क्यों नहीं कर रहे आप? पहचान पत्र को क्यों नहीं कर रहे आप? राशन कार्ड को क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सीधी ये मामला ये है कि आज का चुनाव आयोग जो केंद्र में सरकार है मोदी की, उसके गोद में बैठ करके अपना ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो आज बताइए कि करीब करीब बिहार में 7 करोड़ 90 लाख की आबादी मतदाता हैं। उसमें से
आप कह रहे हैं कि भाई 8% के आसपास जो है सो लोग मर गए हैं या कहीं दूसरी जगह पलायन कर चुके हैं या कहीं कर गए हैं। तो आपके यहाँ तो हमेशा जो सो होता ही रहता है, हर चुनाव में हर साल 2 साल के बाद जो सो होता ही रहता है आपका मतदाता सुधार में। तो उस टाइम में तो आपका जो जिसको डिप्यूट किया हुआ है वो तो साफ जो सो वहाँ का नाम हटाया है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी मदर भी डेथ कर चुकी है, मेरी छोटी अम्मी भी इंतकाल कर चुकी है, उसका नाम जो सो नहीं है, बिलो ने काट दिया सब। तब कहाँ से उसका नाम जो आगे आप कहते हैं कि नहीं जो डेथ कर गया है उसका भी हम इसमें जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये राहुल गांधी जी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनी है, वोटर पता नहीं कहाँ से ला करके, नकली वोटर कह लें हम उसको, तो नकली सिरा के नकली वोटर ला करके वहाँ पर सरकार बनाई है। ठीक वही काम ये सरकार करने जा रही है बिहार में, कि जो 60-65 लाख मतदाता है जिसकी छटनी हुई है, तो कहीं ना कहीं से वो उसको वहाँ ऐड करके वहाँ सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे ये। इलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अभी जो हम छटनी कर रहे हैं उसमें ये कि कई लोग जो नेपाल से यहाँ आके वोटर लिस्ट में आ गए, या कई लोग म्यांमार से, यानी घुसपैठी लोग आ गए, और इन लोगों का नाम हम छटनी कर रहे हैं। और ये भी ज़रूरी है कि लोकतंत्र में ऐसे लोग वोटिंग का हक उनको ना रहे। देखिए ये बड़ी हास्यास्पद बात कह दिया आपने, और सरकार जो कह रही है इस तरह की, बड़ी हंसी आती है और सरकार के सोच पे और अफसोस भी होता है। बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए जदयू के साथ एनडीए की गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार 19 साल से है। केंद्र में आप कितने सालों से हैं? तीसरा टर्म चल रहा है। तीसरा टर्म चल रहा है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? केंद्र सरकार की। फिर अब केंद्र सरकार, अब सेंट्रल में भी केंद्र बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी समर्थित सरकार है, उसके बावजूद आप कहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेश के मुसलमान आ गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बड़ी शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने ये कहा है कि ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि आप उनको वेरीफाई करते, और अगर वो लोग आ गए हैं इसमें तो फिर आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया। सवाल उस पर भी उठा, और ये भी उठा कि फिर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो इसका मतलब वो फर्जी है। ये तेजस्वी यादव ने भी कहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल पॉइंट की बात कहा आपने कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, मोदी जी की अपने सरकार बनी है, इसका मतलब है कि आप रोहिंग्या और पाकिस्तान क्या बांग्लादेशी के वोटर से आप प्रधानमंत्री बने या आपकी सरकार बनी है? तो फिर जब आपकी सरकार क्या कहते हैं, जब अभी की सरकार उस चुनाव वोटर लिस्ट नहीं करा रहे हैं आप, तो इसका मतलब कि जो आपकी सरकार बनी है वो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटर से आप जो सो सरकार में हैं। तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की, मुझे और गृह मंत्री अमित शाह या चुनाव आयोग जो मोदी जी के गोद में बैठ करके अपनी सारी फरमान लागू करते हैं, बड़ी अफसोस की बात है। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा है। अब हम ग्राउंड की बात कर लें। आप जैसे थे ग्राउंड पे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों का काम करवा रहे थे, जैसे आपने कहा था, तो मुझे ये जानना है कि अभी जो खासकर जो अभी जो वक्त है, रोपनी का वक्त है, इसमें ज़्यादातर किसान लोग बाहर रहते हैं, और इसमें क्या बीएलओ वाकई घर घर पहुंचकर लोगों से डॉक्यूमेंट लेकर, क्या उन लोगों ने ये काम कर दिया? चूँकि कई पत्रकार बिहार में पहुंचे थे और उन्होंने कई सच्चाई दिखाने की कोशिश की, उन पर एफआईआर वगैरह भी हुआ, क्या हकीकत है ज़रा इसके बारे में? देखिए, अभी आपको ताज़ा जो है, अजीत अंजुम जी, जी जी। जिन्होंने जा कर के खेत जा कर के, और जहाँ पे दिखाया गया बीएलओ खेत में जा कर के पूछ रहा है कि नाम क्या है भाई तुम्हारा, वो फॉर्म भर के सबमिट कर रहा है। मैं अपने एरिया की क्षेत्र की बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला मैंने, कहता है कि सर बीएलओ साहब कहे कि कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ फॉर्म भर के दे दीजिए, आपका नाम हो जाएगा। अरे भाई, जब चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि जो गाइडलाइन हमने पहले तय कर चुके हैं उसके बगैर आपका एक भी फॉर्म हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो आपका नाम कट जाएगा, फिर आपका बीएलओ किस मानसिकता से ये काम कर रहे हैं कि लोग सिर्फ खाली फॉर्म भरवा रहे हैं? वो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है आप लोगों की साठगांठ है। और ये कि, और ज़्यादातर ये पता कौन सा एरिया है, ज़्यादातर वो लोग हैं जो दलित समाज से आते हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और जो अशिक्षित लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको बीएलओ बरगला करके और कह रहे कि नहीं आप सिर्फ फॉर्म भर दीजिए, बाकी आपका नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि जब तक आप प्रूफ एविडेंस नहीं देंगे तब तक आपका मान्यता फॉर्म नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, ये सब जो 65 लाख जो कह रहे हैं कि हम वोट काटेंगे, इन लोगों का वोट कटेगा। और एक बात आपको मैं बड़ी दिलचस्प वाली बात कह रहा हूँ कि इसमें मुसलमान का तो खैर कटेगा,
जो दलित समाज का वोट है, मुसलमान से ज़्यादा दलित समाज का वोट कटेगा, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। और ये देख लीजिएगा, जब वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा तब आपको पता चल जाएगा कि कितने % लोगों को कटा है और किस किस समाज का वोट कटा है। तो अब आप लोगों ने और आपके जो पार्टी है और जो आप लोगों का एक गठबंधन है, वो सड़कों पर थी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने चक्का जाम किया था और आगे अभी पार्लियामेंट में भी वो लोग लगातार एसआईआर के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं रुकता है तो क्या लगता है कि आपका जो गठबंधन जिन पार्टियों से है वो लोग किस हद तक जाएगी? अभी हमारे जो गठबंधन में है, राजद के तेजस्वी यादव जी ने साफ कहा है कि अगर इस तरह से मनमानी कर चुनाव आयोग करेगी तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और चुनाव का बहिष्कार मतलब लोकतंत्र की पे खतरा। और ये समझ लें कि एक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मैसेज चला जाएगा कि जो हिंदुस्तान, नेहरू का हिंदुस्तान, इंदिरा गांधी का हिंदुस्तान, राजीव गांधी का हिंदुस्तान आज कहाँ खड़ा है। तो ये मैं चाहता हूँ, मोदी जी से मेरी भी गुजारिश है, जिस तरह सब लोग कह रहे हैं, और चुनाव आयोग से, मोदी जी से कहा तो चूँकि मोदी जी से इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग मोदी जी के साथी हैं, तो मोदी जी से भी कहना चाह रहा हूँ, चुनाव आयोग से भी कहना चाह रहा हूँ कि आप इस पे एक बार दोबारा से विचार करें, विमर्श करें, और जो पहले से वोटर लिस्ट हैं उसको आप सही से सुधार करें। और ये चीज़ जो आपने कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स लगाइए, आज के वक्त में बिहार में यह संभव नहीं है, इसलिए इस चीज़ को आप वापस ले लीजिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब 2003 में भी इस तरीके का मतदाता सूची पुनरीक्षण हुआ था, तो पहले में और अब में क्या डिफ़रेंस है? क्या अब सख्ती ज़्यादा है या ऐसा क्या कुछ है जिससे लोगों के अंदर घबराहट है? नहीं, घबराहट इस बात की है कामरान साहब कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ आपको कि बिहार एक अति पिछड़ा राज्य है। वहाँ के लोगों के पास जहाँ रोजी रोटी का सवाल है, आदमी, एक चीज़ बताइए, हमें भूख लगी है तो पहले हमें रोटी चाहिए या पहले हम आपको एक कागज़ ला कर देंगे? ज़ाहिर सी बात है। हमारे पीछे हमारे परिवार है, माँ है, बहन है, भाई है, मान लीजिए कि बीवी है, बच्चे हैं, तो मेरी पहला जो प्रायोरिटी होगा, मेरे बच्चों को भरण पालन करना होगा, उनका खाने के लिए पहला होगा। और बिहार में ज़्यादातर लोग, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि लोग पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं, अपनी नौकरी करने के लिए, जैसे पंजाब हरियाणा अभी धान का सीजन है, सब रोपनी करने के लिए गए हुए हैं। और भी अगर दिल्ली, बॉम्बे जैसे महानगर, कलकत्ता जैसे महानगर में जो सो नौकरी की तलाश में सब गए हैं, वो लोग कहाँ से आ पाएंगे? वो लोग कहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स दे पाएंगे? 3,75,00,000 लगभग। हाँ, करीब 4.4 करोड़ के आसपास जो है लोग पलायन करके बाहर रोजी रोटी की तलाश में है। कोई पढ़ाई के लिए है, कोई कहीं है, कोई कुछ कहीं है। कहाँ से कर पाएंगे? सब असंभव है। ये सब सोची समझी एक रणनीति कह लीजिए भाजपा का, कि वहाँ किसी भी तरह से, चाहे वो इधर वो कहते हैं ना कि घुसपैठिया आ गया, रोहिंग्या आ गया। ये कोई घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है। ये तो अगर है भी तो आपकी जिम्मेदारी है। ये किसी भी तरह से ये जो बाकी का जो काटेंगे उसमें ऐड कर करके उनको अपनी सरकार बनानी है, बस यही इनका एक मकसद है। क्योंकि आज के वक्त में बिहार में एनडीए का ये हालात हो गया है कि इनके खुद आपस में जो सरफरोल पीछे देखे हुए हैं कि अशोक चौधरी में और बीजेपी के एक नेता में जो सो किस तरह से कुर्ता फरबोल हुआ था। और अभी भी जो जगदीप धनखड़ साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है उसको लेकर भी काफ़ी ये बड़ी अफसोस की बात है। अब जैसा बोइएगा वैसी पाइएगा। धनखड़ जी, आप अगर निष्पक्ष रूप से अगर आप विपक्ष की बात भी मानते, सुनते, तो हमको नहीं लगता कि आज आपका ये हश्र होता। जिस तरह से आपने चाटुकारी किया है, बड़े अफसोस होता है आपके इस तरह से, जिस तरह से रातों रात आपने इस्तीफ़ा दिया या दिलवाया गया, और आपके ऑफिस को, घर को सील किया गया और आपको घर में एक तरह से नज़रबंद कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सो हिटलरशाही वाली अपनी काम कर रहा है, और ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा खतरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शमीम साहब, जो कि पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं दरभंगा से, कांग्रेस के एक अच्छे मजबूत कार्यकर्ता के रूप में देखे जाते हैं और ये ग्राउंड पे भी नज़र आते हैं। तो इन्होंने एसआईआर से रिलेटेड क्या ज़मीन पे क्या कुछ समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने बातचीत की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तमाम तरह की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप इनकलाब हिंदी को देखते रहें। धन्यवाद।